घुटनों के दर्द की आम वजूहात क्या हैं? स्पोर्ट्स इंजरी, ट्रॉमा, चोट का लगना, ट्विस्ट होना, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। हड्डियों में भुरभुरापन और जोड़ों में जो उनकी झिल्ली है वो कम होना शुरू होती है और हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू करती हैं। हड्डियों में गैप भी आने लग जाता है जब आप एज बढ़ रही होती है, या अगर किसी को आर्थराइटिस का इशू हो जाता है तो हड्डियों में जो एक गैप होता है वो भी आने लग जाता है। तो ये कहते हैं कि जी हमें बताया गया कि घुटनों में गैप आ गया। गैप तो अल्लाह ने कुदरती तौर पे रखा हो। लैक ऑफ एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक होते हैं। जब वो लैक्स करते हैं तो घुटनों के दरमियान जो जॉइंट स्पेस है वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QAS हेल्थ पॉडकास्ट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द पे, क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं, और इसके अलावा कि इसकी घुटनों के दर्द की टाइप्स कितनी होती हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह है, क्या थेरेपी और सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अनवर, जो कि इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट हैं और रीजनरेटिव मेडिसिन के ऊपर भी काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर थैंक यू सो मच, आपने अगेन हमें टाइम दिया है और कुछ लोगों के फीडबैक भी आए हुए हैं। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं नी के दर्द के ऊपर और आर्थराइटिस के ऊपर कि क्या वजूहात होती हैं, किन वजह से ये दर्द बनता है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि घुटनों के दर्द की आम वजूहात क्या हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं उसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर हम यंग एज में बात करें तो उसमें स्पोर्ट्स इंजरी, ट्रॉमा, चोट का लगना, ट्विस्ट होना, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन अगर हम बात करें अधेड़ उम्र या बुज़ुर्गों में तो उसमें जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस हम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें उम्र के साथ साथ हड्डियों में भुरभुरापन और जोड़ों में जो उनकी झिल्ली है वो कम होना शुरू होती है और हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन और दर्द होता है, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इसको हम घुटनों का आर्थराइटिस या डीजनरेटिव आर्थराइटिस कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और जो कॉमन कॉज है ख़ासकर यंग ख्वातीन में, उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गेंठिया जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें जिस्म खुद से लड़ना शुरू करता है और जोड़ों को वो ख़राब करना, उसकी सोजश उसको आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब या तबाह करना शुरू कर देता है। तो यंग एज में ख्वातीन में अगर सुबह उठने पे उनके हाथों में, कमर में, बॉडी में खिंचाव है और वो आधे घंटे या घंटे से ज़्यादा रहता है तो उनको इसको कतन लाइटली या उसको कैजुअल नहीं लेना है। उनको किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर, रूमेटोलॉजिस्ट, पेन मैनेजमेंट वालों से कंसल्ट करें ताकि प्रॉपरली डायग्नोज होके इसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है। बाकी जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है वो घुटनों की सबसे बड़ी वजह है। आप देखें अपने घर में अपनी वालदा, अपने बुज़ुर्गों को कि उनके वो उठते हुए आँख की आवाज़ निकालते हैं, चलते हुए उनको तकलीफ़ है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हड्डियों का घिसना, भुरभुरापन और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन और सोजश है वो दर्द है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हड्डियों में गैप भी आने लग जाता है जब आप एज बढ़ रही होती है, या अगर किसी को आर्थराइटिस का इशू हो जाता है तो हड्डियों में जो एक गैप होता है वो भी आने लग जाता है? बहुत खूबसूरत सवाल है कि 80% लोग जब मेरे पास आते हैं या किसी भी, तो ये कहते हैं कि जी हमें बताया गया कि घुटनों में गैप आ गया। गैप तो अल्लाह ने कुदरती तौर पे रखा हुआ है जी, कि अगर वो गैप नहीं है तो वो हड्डियाँ एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करेंगी। नॉर्मल मूवमेंट के लिए अल्लाह पाक ने घुटने जो हैं उसमें 2 हड्डियाँ इन्वॉल्व हैं। ये जो हमारी थाई की हड्डी है इसको हम फीमर कहते हैं और जो नीचे जो पिंडली की बड़ी हड्डी है उसको हम टिबिया कहते हैं। इन 2 के दरमियान जोड़ बनते हैं और इसमें अल्लाह ने बीच में हड्डी के ऊपर नरम हड्डी जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं उसकी लेयर है और घुटने के दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड या झिल्ली या जिसको हम जेल कहते हैं वो होती है। तो वो जितना अच्छा गैप रहेगा उतनी हड्डियों की मूवमेंट, टांग को बेंड करना, खोलना आसान रहता है। ठीक है। होता क्या है, कुदरती तौर पे जो हमारा घुटना है उसको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक अंदर वाला हिस्सा, एक बाहर वाला हिस्सा, तो 80 से 90% जो वज़न है वो घुटने के अंदर वाले हिस्से पे आता है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारा वज़न बढ़ता है,
लैक ऑफ एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक होते हैं। जब वो लैक्स करते हैं तो घुटनों के दरमियान जो जॉइंट स्पेस है वो कंप्रोमाइज़ करती है। ठीक है। जब वो कंप्रोमाइज़ करेगी तो जो झिल्ली या जो उसका जेल का बाउंस इफ़ेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, उम्र की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से घुटने के फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो नई झिल्ली या नई जेल बनने को कम करते हैं। ठीक है। जब उसका लेवल कम होगा तो वो हड्डियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर आएंगी और उनकी फ्रिक्शन की वजह से उसमें तेज़ी से डीजनरेशन और वो आर्थराइटिस का अमल बढ़ेगा। तो उम्र बढ़ने के साथ, वज़न बढ़ने के साथ गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। और सर ये भी बताइएगा कि मोस्टली पेशेंट्स जिनकी हड्डियों में इस तरह से गैप कम हो जाता है वो सर्जरी की तरफ भी जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि घुटना चेंज भी हो सकता है। क्या थेरेपी, सर्जरी और ये जो आप कहते हैं कि घुटना चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हैं और कितनी हद तक इफ़ेक्टिव है? देखिए जी, अगर हम स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट की बात करें, हमने घुटनों को बेसिकली इसकी डीजनरेशन को क्लासीफाई किया है 4 लेवल में। ठीक है। ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उसको कहते हैं कि जिसमें सिर्फ जो घुटने का पानी या जो जेल है उसमें कमी आती है, जॉइंट स्पेस में या हड्डी में कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है। दूसरा जो स्टेज है उसमें थोड़ी सी जो झिल्ली है उसमें कम होना या जो बोन्स हैं उसमें हम कहते हैं स्क्लेरोटिक चेंजेस के जी थोड़ी सी फैट जो है वो बोन के टिश्यू में ऊपर आ जाती है। ग्रेड 3 जो है उसमें स्पेस भी कंप्रोमाइज़ होती है लेकिन पूरा हड्डी के ऊपर हड्डी नहीं आती। ग्रेड 4 हम उसको कहते हैं कि जिसमें बिल्कुल खला कम हो जाए। आपने अक्सर बुज़ुर्गों को चलते देखा होगा कि चलते हुए उनकी टांगें कमान की तरह खम खाती हैं। तो उसको हम ग्रेड 4 या बोन ऑन बोन आर्थराइटिस कहते हैं। जहाँ तक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का ताल्लुक है, इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। ठीक है। सर्जरी हमें रिक्वायर्ड है ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जब बिल्कुल बोन के ऊपर बोन आ जाती है। ठीक है। उस वक़्त जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो घुटने की तब्दीली है कि उसमें हम जो डिफॉर्म्ड बोन्स हैं, जो डीजनरेटेड बोन्स हैं, उनको वो काट के उसकी जगह नया जो है वो स्टील का या लोहे का वो डाल देते हैं, जिसकी बहुत कामयाब तरीका इलाज है। लेकिन वो लोग जो ओवरवेट हैं, मतलब से कि जी किसी का वज़न अगर 70 किलो होना चाहिए और वो 100-110 kg है, उन मरीज़ों में, या वो लोग जो 50 साल से कम है, 55 साल से कम है, उसमें घुटने की तब्दीली जो है वो अर्ली एज पे होना या बहुत ज़्यादा मोटापे में होना उसका उस तरह से खातर खा फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जितना मर्ज़ी अच्छा हम इम्प्लांट डालें, उसकी 8 से 10 साल उम्र है या मैक्सिमम 12 साल उम्र है। अगर आपने किसी खातून या किसी मर्द का 45 साल की उम्र में घुटना चेंज कर दिया तो 10 साल के बाद दोबारा चेंज करेंगे। दूसरी दफ़ा घुटना चेंज करना बहुत ही मुश्किल है और दूसरी के बाद दूसरी दफ़ा करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमें ऐसे तरीक़ाकार की तरफ जाना है कि हम मरीज़ को दर्द को ट्रीट करें, उसकी जो डीजनरेशन है उसको मिनिमाइज़ करें और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें। ठीक है। उसके लिए मौजूदा मेडिकल साइंस में जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, जिसमें हम घुटने के अंदर ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी भी हर तरह का हम घुटने में नहीं डाल सकते। पीआरपी का वो हिस्सा डालना है जिसमें ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स या वाइट सेल ना हो, बल्कि उसमें वो मॉलिक्यूल ज़्यादा हों जो घुटने की रिपेयर में हेल्प करें। इसके साथ हम हाई मॉलिक्यूलर वेट जेल डालते हैं, जिससे जो हड्डी आपस में फ्रिक्शन या रगड़ खा रही होती है उसमें कमी आती है। पीआरपी या ऑटोलोगस स्टेम सेल जो मरीज़ की चर्बी से भी लिए जा सकते हैं, उसके बोन मैरो से भी लिए जा सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड से भी लिए जा सकते हैं, वो अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो मरीज़ का घुटना जो है या घुटने वो आइंदा आने वाले सालों में बजाय के ख़राब हों वो रीजनरेट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी नौजवान नस्ल को भी आजकल बहुत ज़्यादा इसका मसला हो रहा है घुटनों के दर्द का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि घुटनों के दर्द और आर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है? पता नहीं चलता है कि हमें घुटनों का दर्द हो रहा है या फिर हमें आर्थराइटिस का मसला है, और नौजवान नस्ल में ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि जवान ख़ासकर यंग एज में
अगर किसी को मोच नहीं आई है, कोई चोट नहीं लगी है, तो ज़्यादा वजह घुटने के दर्द की ये हो सकती है कि कमर से या ये जो टांग के पिछले मसल हैं उनकी वजह से घुटने में दर्द जो है वो रेफर हो रहा हो। घुटने में अपना दर्द भी जो आर्थराइटिस की वजह से, डिजनरेशन की वजह से हो सकता है, या रेफर्ड पेन भी उतना ही कॉमन है। आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं? बहुत आसान है। सिर्फ अगर हम मरीज़ से 2 या 3 सवाल पूछें कि अगर दर्द बैठने के बाद बढ़ता है और उठ के चलने से बेहतर हो जाता है, तो वो दर्द तो घुटने में ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसकी वजह ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा बोझ कहाँ आ रहा है? कमर और कूल्हों पे। तो वहाँ से जो नसें निकल के नीचे जा रही हैं, अगर उन पे दबाव आएगा तो उसकी वजह से वो नसें दबेंगी, तो वो पेन जो है घुटने में जाएगा। अगर घुटने का अपना दर्द है आर्थराइटिस की वजह से या किसी भी वजह से, वो जितना मरीज़ चलेगा उतना उसका दर्द बढ़ेगा। ठीक है। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है। अगर बहुत सारे मरीज़ ऐसे कहते हैं कि जी सुबह जब हम सो के उठते हैं या रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है घुटने में और टांगों में, तो उसकी मोस्ट लाइकली रीज़न जो है वो कमर में या जो टांग के पीछे मसल्स हैं वहाँ पे नसों का खिंचाव हो सकता है। और जो भी दर्द चलने से बेहतर होगा, वो ये ज़हन में रखना है कि घुटने में आने वाला हर दर्द घुटने का अपना दर्द नहीं है, रेफर्ड पेन भी है। और अगर वो दर्द सिर्फ यही कि अगर चलने से बढ़ेगा तो नी पेन है या नी आर्थराइटिस की वजह से है, अगर चलने से बेहतर होगा तो वो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ग़िज़ा और लाइफस्टाइल किस हद तक हमें इस पेन से बचा सकते हैं, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की घंटी है वो क्या है इस पेन में? देखें, जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है मॉडर्न दौर में, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जी 3-4 घंटे जब बैठते हैं तो थाइस में भी पेन आता है, टांगें भी स्टिफ होती हैं, कमर भी स्टिफ होती है। हमें प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अवॉइड करना है। ठीक है। किसी भी नॉर्मल शख्स के लिए आधे घंटे, पौने घंटे से ज़्यादा मुसलसल नहीं बैठना। ठीक है। सिर्फ ये करें कि उठ के अपने ऑफिस में ही, अपने बेडरूम में उठ के थोड़ा सा टहल लें, और जो स्ट्रेच करना है जिसमें हम बेंड करके पाँव को हाथ लगा सकते हैं, या जो नमाज में जैसे रुकू करते हैं वो स्ट्रेच कर लेंगे तो मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वो रिलैक्स कर जाएंगे, आप दोबारा फिर बैठ के अपना काम कर लें। कॉन्टीन्यूस सिटिंग जो है वो इसको वर्स कर रहा है। इसके साथ साथ जो अनहेल्दी फूड है, जंक फूड है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना है जिससे वज़न बढ़ता है। ऑब्वियसली जब जिस्म में वज़न ज़्यादा होता है तो उसकी असल कॉज क्या है कि बॉडी में फ़ैट की क्वांटिटी वो बढ़ती है। और फैट जो है वो क्या है, जो हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं जिस्म उसको महफूज करता है और उसको चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे मरीज़, ख़ासकर ख़वातीन आती हैं कि जी ऑपरेशन के बाद हमारा वज़न बढ़ गया। नहीं, वज़न ऑपरेशन से या किसी चीज़ से नहीं बढ़ता। इसका एक ही कायदा है कि जी जो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे जिस्म उसको चर्बी बनाएगी, और आप कॉन्टीन्यूसली खाते रहेंगे। हम मंचिंग करते हैं, कभी बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मतलब टीवी देखते हुए ओबेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी जो है ना सिर्फ घुटनों के दर्द, कमर दर्द, बल्कि कैंसर की बहुत सारी अक़साम जो हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब के लिए जो आपकी ओबेसिटी है, मोटापा है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में ये भी बताइएगा कि टेस्ट और स्कैन वगैरह भी किए जाते हैं जब आपको घुटनों का पेन होता है या आर्थराइटिस का इशू होता है, किस तरह के टेस्ट और जो स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो भी होते हैं वो करवाने चाहिए? उसमें बुनियादी तौर पे हमें सिर्फ 2 टेस्ट की ज़रूरत है, और उससे पहले हिस्ट्री, कि अगर सुबह उठने पे दर्द है फिर बेहतर हो जाता है तो उसके हम ब्लड के कुछ टेस्ट करेंगे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया तो नहीं है। लेकिन अगर घुटने का दर्द इस्टेब्लिश्ड है तो उसमें हमें एक तो घुटनों के एक्सरे करवाने हैं सामने से और साइड से। सामने से जो एक्सरे करवाने हैं वो हमेशा खड़े होके वेट बेरिंग कराने हैं। लेट के एक्सरे कराने में हमें असल अंदाज़ा नहीं हो सकता कि घुटने में कितना आर्थराइटिस है। ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ हमें कमर का एक्सरे ज़रूर करवाना है
कि हम इस्टेब्लिश कर सकें कि घुटने अगर उम्र से ज़्यादा डीजनरेट कर रहे हैं या ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और घुटनों में इतना डैमेज नहीं है, तो वो हो सकता है कि कमर की वजह से दर्द। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बात की है, बड़ी हेल्दी गुफ्तगू थी हमारी। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं, कमेंट्स में अपना सवाल भी कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे बात भी करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और बेकरी आइटम से अवॉइड कीजिए और कोशिश करें कि अगर आप ऑफिस या कहीं पे जॉब करते हैं तो वॉक का लाजमी अपना पार्ट ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए वॉक को, ताकि आप इस तरह की बीमारियों से बच सकें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।